था उसमें हम लोग जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इन सब में जो रेट का इक्वेशन था के से रिलेटेड वो निकाल चुके, टी हाफ आप निकाले। आज के क्लास में हम आपको इसी तरह का कोई भी जनरल एक थ्योरी आपके सामने रख देना चाहेंगे कि कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन रहा तो हाउ यू हैव टू प्रोसीड। nth ऑर्डर में आपके सामने एक सिंपल सा लॉजिक चलता है, सिंपल, फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है। आप लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और अगर ये nth ऑर्डर है तो रेट में तुम लिखोगे माइनस dr/dt के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर n, ये लिखेगा ना, तो आप इसको लिख सकते हैं dr/r पे पावर n इज इक्वल्स टू माइनस k एट dt। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ dr/r पे पावर n इज इक्वल्स टू k बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt। हमेशा ध्यान रखिए n का वैल्यू जो भी रहेगा, आप उस n के प्रॉपर वैल्यू को इसमें यूज करेंगे तो ये कोई ना कोई इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे बेस्ट होगा ही होगा। जैसे अगर आप जीरो ऑर्डर में पढ़ाई करते हैं तो इनकी जगह पे जीरो लिखिएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो केवल dr का इंटीग्रेशन करना है। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n के जगह पे 1 लिखोगे, ठीक है, n के जगह पे 1 लिखोगे, तो वैसे केस में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि हम लोग को दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। जैसा बोल रहे थे कि जैसे अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप n की जगह पे जीरो पुट करके वहां से डाटा को कैलकुलेट करेंगे, r पे पावर जीरो मतलब कांस्टेंट हो गया, तो dr का इंटीग्रेशन करो। इसी तरह जैसे जैसे टर्म्स आपके सामने होगा, जो भी इंटीग्रेशन, जब सपोज जैसे आपके सामने बोल दिया जाए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, उसका एक इक्वेशन बना के दिखाइए, तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर सबका इक्वेशन याद रखना पॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, तीनों करा दिया गया। अब इसके बाद मान लीजिए कल आपके सामने कोई क्वेश्चन बोल दे कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है 5/2, तो वैसे केस में रेट इन सब का डिस्कशन कैसे करोगे, तो आप यहाँ 5/2 लिखे, इंटीग्रेट कर, ठीक है, एक इक्वेशन बनेगा, उसके बेसिस पे टी हाफ निकालना होगा या कोई अननोन निकालना होगा, यू कैन यूज दैट। समझ में, कोई भी रहेगा उसको आप यूज करके है ना यहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए जनरल कॉन्सेप्ट था। बाय यूजिंग n we can find equation for nth order reaction। कोई भी nth order reaction के लिए आप यहां से इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए रखिए इसको दिमाग में। अब इसी का एक स्पेशल केस आता है जो थोड़ा सा है ना जनरल नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। उस स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के पहले तुमको एक टर्म जानना होगा, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी सुनो ध्यान, मॉलिक्यूलैरिटी होता क्या है? देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ये दो अलग अलग चीज होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि जब हम लोग कंसंट्रेशन में किसी भी तरह का चेंजेस करेंगे तो उसका रेट पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा। जैसे ऑर्डर अगर 1 है, कंसंट्रेशन को आप डबल करते हैं तो रेट आल्सो बिकम्स डबल, लेकिन ऑर्डर अगर 2 है और कंसंट्रेशन को आप डबल करते हैं तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स, और ऑर्डर अगर 3 है और कंसंट्रेशन को आप डबल करते हैं रेट बिकम्स 8 टाइम्स। तो ऑर्डर तुमको प्रैक्टिकली इस बात को बताता है कि कंसंट्रेशन में आप कोई चेंजेस कीजिएगा तो उसका रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? कोई भी रिएक्शन के होने में केमिकल काइनेटिक्स ये सोचता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराया, पुराना बॉन्ड टूटा और तब नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो मॉलिक्यूलैरिटी टर्म होता है कि हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट।
कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ टकराया ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी है क्या कि कितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करेगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी में यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल अपने से टूटेगा प्रोडक्ट देगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, एक ही मॉलिक्यूल है CaCO3, टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा, इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी एक ही मॉलिक्यूल। सेकंड इज कॉल्ड बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल टकराएगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड ट्राइमॉलिक्यूलर, तीन मॉलिक्यूल टकराएगा। नेक्स्ट टेट्रामॉलिक्यूलर, पेंटामॉलिक्यूलर, हेक्सामॉलिक्यूलर। तो हर मॉलिक्यूलरिटी के पीछे का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट। बट प्रैक्टिकली बात करो तो मॉलिक्यूलरिटी 1 और 2 एकदम जनरल है, 3 बहुत 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 रेयर है कि तीन मॉलिक्यूल एक साथ टकराए और प्रोडक्ट बन जाए। एक साथ मतलब एकदम एक साथ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी देर नहीं होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। जैसे तुम इस बात को ऐसे प्रैक्टिकली समझ सकता है, देखो समझना, एक मॉलिक्यूल टूट गया, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, दो मॉलिक्यूल टकराया तो साइमल्टेनियस ही है। जब तीन मॉलिक्यूल टकराएगा, आवाज में डिफरेंस समझने का कोशिश करो। यहां कितना भी हम एक्यूरेसी लाने का कोशिश कर रहे हैं, देयर इज सम टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन्स। दो आवाज आता भले काफी क्लोज है, ये देखो दो आवाज, समझ में आ रहा? तो वहां क्या होना चाहिए कि एक साथ टकराना चाहिए। तो बहुत रेयर है लेकिन 3 एग्जिस्ट करता है, और 3 से ऊपर मॉलिक्यूलरिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरी में तो कुछ भी लिख लीजिए, थ्योरी में आप 4 को टकरा दीजिए, 5 को टकरा दीजिए, 6 को टकरा दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली 3 बहुत रेयर है, 1 और 2 जनरल है, 3 से ऊपर पॉसिबल नहीं। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। लिखो जरा इसके बारे में, मॉलिक्यूलरिटी लिखिए, the number of reactant molecules, the number of reactant molecules which collide simultaneously, the number of reactant molecules which collide simultaneously to give product, which collide simultaneously to give product is known as molecularity, is known as molecularity. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, if only one reactant molecule is converted into product, then it is called unimolecular reaction. If only one molecule converted into product, if only one molecule converted into product, then it is called unimolecular reaction. But if two reactant molecules collide simultaneously, to give product, then it is called bimolecular reaction. Full stop. Similarly, molecularity can be tri, tetra, etc. ट्राइमॉलिक्यूलर मतलब 3 मॉलिक्यूल, टेट्रामॉलिक्यूलर 4 मॉलिक्यूल, etc. आगे बढ़ जाओ, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे। बट प्रैक्टिकली molecularity greater than 3 is not possible.
practically molecularity greater than 3 is not possible because simultaneous collision between reactant molecules more than 3, simultaneous collision between reactant molecules more than 3 is practically not possible. Is practically not possible. ठीक है। अब एक तो इंपॉर्टेंट चीज आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में समझना चाहिए। आपको है ना ये दोनों चीजें है ना थोड़ा इफ एंड बट करके सोचना होगा ताकि क्लियर हो। ऑर्डर मतलब रेट को अफेक्ट करने वाला कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन है, वो ऑर्डर। ऑर्डर जीरो भी होता है जिसके कंसंट्रेशन में चेंज करने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका ऑर्डर जीरो होता है। ठीक है। ऑर्डर पॉजिटिव भी होता है, ऑर्डर नेगेटिव भी होता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है। अगर मान लीजिए किसी का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं और रेट घट रहा, ठीक है, आप कंसंट्रेशन को दुगना किए रेट आधा हो गया, तो आप बोलिएगा ना कि सर इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर -1 है, आप इसको बढ़ाएं वहां घट गया। ठीक है। तो ऑर्डर कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और इवन फ्रैक्शनल आल्सो, बट मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल, इट इज ऑलवेज इंटीजर। एक मॉलिक्यूल टकराए, एक मॉलिक्यूल टूटेगा, 2 मॉलिक्यूल टकराएगा, 3 मॉलिक्यूल टकराएगा, 2.5 मॉलिक्यूल नहीं टकराएगा, 3.5 नहीं टकराएगा। बात समझ गए? या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली आप 4, 5 कुछ भी बोलो, लेकिन जो भी होगा होगा इंटीजर्स। समझ में आया? ऑर्डर जीरो हो सकता है, क्या मॉलिक्यूलैरिटी जीरो होगा? नहीं हो सकता। अरे मॉलिक्यूलैरिटी जीरो का मतलब कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, तो रिएक्शन क्यों? बात समझ गए? तो ये सब चीजें हैं डिफरेंस, इसको आपको समझना चाहिए। हाँ, नीचे लिख लो थोड़ा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। आप वैसे हम स्टेटमेंट लिखा देते हैं, लेकिन आपको पता है स्कूल में आता है तो बीच में लाइन खींच दीजिए, एक तरफ ऑर्डर लिख दीजिए, एक तरफ मॉलिक्यूलैरिटी लिख दीजिए, पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, दोनों का अपना अपना, करेक्ट है। फिर उसके बाद इधर 1-2 लाइन, इधर 1-2 लाइन, ठीक है। हम सीधा स्टेटमेंट लिखा, नीचे लिखो, ऑर्डर कैन बी जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव or even fractional. Order can be positive, negative, zero or fractional. ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में लिखना, it shows how change in concentration will affect rate of reaction. It shows how change in concentration will affect rate of reaction. But molecularity can never be zero or fractional. But molecularity can never be zero or fractional. It is always positive integer. It is always positive integer. First up, it shows how many reactant molecules collide simultaneously to give product. It shows how many reactant molecules collide simultaneously to give product. Collide simultaneously to give product. ठीक है। तो ये था मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में।
अभी देखो जैसे मान लीजिए आपके पास है कोई एक रिएक्शन है, सपोज आपके पास रिएक्शन है C2H5 OH प्लस, आप इसको रिएक्ट करा दिए हैं, सपोज HCl के साथ रिएक्ट करा दिए, तो बन गया आपके पास C2H5Cl और साथ में वाटर, करेक्ट है। अब यहां देखिए अकेले इथाइल अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं शो कर सकता, सही, अकेले HCl भी ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता, आपको क्या करना पड़ेगा, इथाइल अल्कोहल और HCl को आपस में टकराना पड़ेगा, जब ये दोनों टकराएगा तभी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना 2, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएगा तभी प्रोडक्ट होगा, अकेले ये नहीं कर सकता, अकेले ये नहीं कर सकता, ठीक है, दोनों आपस में टकराएगा तभी वो प्रोडक्ट बनेगा, सो इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज 2, ठीक है। अब यहां से एक नया टर्म आपके सामने आता है, इसको लिख देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बाइमॉलिक्यूलर है, बाइमॉलिक्यूलर, आपको याद है आप जितना भी रिएक्शंस पढ़े हैं, जैसे आप SN2 पढ़े हैं, आप E2 पढ़े हैं, ये सब रिएक्शन में नाम फाइनली क्या आता है, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमॉलिक्यूलर, आप याद रखिएगा उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों रिएक्टेंट दोनों टर्म्स यूज होता है, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलरिटी वो कितना है 2 है, तब आप इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड आगे करते हैं। अब आइए, टर्म इज कॉल्ड स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर और फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जरा गौर से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। आपके पास है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, मान लीजिए तुम्हारे पास एक ईस्टर है C2H5COOCH3, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो आपके पास बन जाएगा ये C2H5COOH और प्लस CH3OH, मतलब आप अगर इस ईस्टर को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हमेशा तय रखना कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होता है, जैसे वाटर इज कांस्टेंट, इतना एक्सेस में मौजूद होता है ना कि उसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज इफेक्ट ही नहीं करता, तो ये वाटर काफी एक्सेस में मौजूद होता है, ये वाटर काफी एक्सेस में मौजूद होता है, तो जब आप इस रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो रेट विल बी इक्वल्स टू, देखो कैसे लिखा जाता है, K कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये रेट है। लेकिन इस रेट को लिखने में अगर आप ध्यान देंगे तो दो टर्म्स आपका कांस्टेंट आ गया, एक तो K कांस्टेंट होता ही है, दूसरा वाटर का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट और बगल में रहेगा ईस्टर। तो देखा गया है ऐसा कि जब आप K रेट कांस्टेंट को वाटर जिसका मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, बताएं तो वाटर का मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है, वाटर का मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है, हाउ मेनी मोल्स पर लीटर ऑफ वाटर एग्जिस्ट, मोल्स पर लीटर वाटर का 55.5, देखो 55.5 मोल पर लीटर इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कहीं भी अगर वाटर का मोलर कंसंट्रेशन पूछ रहा है 55.5, देखो भाई सिंपल है, 1 लीटर मतलब 1 केजी, 1 केजी को मोल में बदलिए, 18 से डिवाइड कीजिए, 18 ग्राम से, तो 55.5 है। तो कहीं भी वाटर का अगर मोलर कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है देन इट इज 55.5। अब देखो K कांस्टेंट था, वाटर खुद से कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलकर एक अलग कांस्टेंट क्रिएट करता है, सेंस K dot H2O is equals to new constant, न्यू कांस्टेंट, आप इसको एक नाम दे दो K डैश, तो आपका रेट होगा
K डैश इनटू ईस्टर। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया जाए, कुछ स्टेटमेंट समझा जाए। जब हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ईस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो अगर हम आपसे पूछें कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड किया, दैट इज ईस्टर। पानी पे नहीं डिपेंड किया, पानी तो कांस्टेंट। केवल किस पे चेंज किया, केवल किस पे डिपेंड किया, ईस्टर। तो इसका ऑर्डर 1 हो, ऑर्डर कितना है 1, लेकिन इसका मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। कैसे? अकेले ईस्टर क्या रिएक्शन कर लेगा? जब तक पानी नहीं रहेगा तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ ईस्टर को वाटर के साथ टकराना ही पड़ेगा, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन का 2 है, लेकिन ऑर्डर 1 है। Such kind of reaction is called pseudo unimolecular pseudo first order reaction. मॉलिक्यूलैरिटी कितना 2, ऑर्डर कितना 1। अच्छा, ऑर्डर में वाटर क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर एक कांस्टेंट पैरामीटर की तरह काम करता है। उसका मोलर कंसंट्रेशन होता है 55.5 मोल पर लीटर। सो वाटर में कंसंट्रेशन के चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल ईस्टर के चेंज का इफेक्ट रेट पे पड़ेगा। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑर्डर 1 हो लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो, सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नोट करो यहां तक, फिर स्टेटमेंट। आज लिखो जरा इसमें, देखो, ड्यूरिंग दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ड्यूरिंग दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ड्यूरिंग दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना H2O, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H2O, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H2O is constant, is constant, is constant. So rate of reaction, so rate of reaction only depends on, so rate of reaction only depends on concentration of ester, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ester. So rate of reaction only depends on concentration of ester. ठीक है, कॉमा के बाद लिखना। So order of reaction is 1. Order of reaction is 1. But at the same time, ester molecule must have collision with water molecule, must have collision with water molecule, then only must have collision with water molecule, then only products are formed, then only products are formed. So molecularity of reaction is 2. So molecularity of reaction is 2. Molecularity of reaction is 2. First off, such kind of reaction is called pseudo unimolecular or pseudo first order reaction. Pseudo unimolecular or pseudo first order reaction. Pseudo unimolecular or pseudo first order reaction. ठीक है, एक डाटा और भी जरूर यहाँ दिमाग रखना, खुला रखना कि ये जो K डैश है वो एक्चुअली K डैश स्टैंड करता है K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और वाटर का कंसंट्रेशन जरूरत पड़ेगा तो 55.5 मोल पर लीटर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, 55.5 मोल पर लीटर यूज करेंगे। ये हो गया सभी का?
ओके, चलिए यहां तक आप रेट से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा था। अब जो नया टर्म इसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो धीरे धीरे आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ ले जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से अब चीजें है ना, थ्योरी से ज्यादा आपके समझने का रस होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट है और इसको आप प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। बेसिकली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे बदलता है, आपसे अगर बोला जाए तो देयर आर टू काइंड ऑफ रिएक्शन, एक को आप एक्सोथर्मिक कहते हैं और एक को आप एंडोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बने तो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कुछ वहां से एनर्जी रिलीज हो, और एंडोथर्मिक वो है जिसमें जब प्रोडक्ट बनेगा फाइनल तो कुछ एनर्जी गेन हो जाएगी। सही है, लेकिन इन दोनों रिएक्शन में अगर आपको बेसिक्स थोड़ा याद है जो आप लोअर क्लास में पढ़े हैं, तो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी का जरूरत पड़ता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है। आपको हम दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, गौर से देखना, चीज समझना। दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, यहां एनर्जी है और यहां प्रोग्रेस है। ये ऐसा, यहां पे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब जरा सोचो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी आपको शुरुआत में देना पड़ेगा। सही है, इस एनर्जी को आप कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझना बहुत ध्यान से। नेचर हर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में एक एनर्जी बैरियर लगा के रखा है। अगर वो एनर्जी बैरियर नहीं होगा ना तो रिएक्शन खुद ब खुद होते रहेगा। जैसे नेचर में मान लो तुम इस रूम में है ना, कोयले का एक पीस रखा, तो तुम्हारे थ्योरी के हिसाब से कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो CO2, तो कार्बन है, ऑक्सीजन भी चारों तरफ है, फिर भी देयर इज नो CO2। बात समझा? कारण क्या है? नेचर लगाया है इसमें एक एनर्जी बैरियर। बोला खाली कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 नहीं बन जाएगा, आपको शुरुआती दौर में जो हम एनर्जी बैरियर आपके प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आप लोग सबको बचाने के लिए, पहले उतना एनर्जी दीजिए। जब तक आप वो एनर्जी नहीं दीजिएगा रिएक्शन नहीं होगा। केवल कॉपी पे आप लिख सकते हैं C+O2 एरो CO2, लेकिन इसको सही तरीके से कैसे लिखना चाहिए था, C+O2 प्लस सम हीट एरो CO2। एक भी मिसिंग है, नहीं होगा रिएक्शन। समझ गए? तो वो जो आप शुरुआती दौर में कुछ एनर्जी देते हैं किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी को रीच कर सके, उस एक्टिवेशन, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आप दिए तो एक एनर्जी को रीच किया, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ, जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो जरा गौर करना, रिएक्टेंट के एनर्जी से प्रोडक्ट का एनर्जी नीचे रखा गया है, तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी होता है, ये जो एनर्जी का डिक्रीज होता है वो आपको एंथैल्पी के टर्म में मिलता है नेगेटिव साइन के साथ। याद आ रहा है आपको? केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी का साइन, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंड दैट कम्स टू बी नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पे इसी का दूसरा एंडोथर्मिक पार्ट देखो। एनर्जी का प्रोग्रेस के साथ ये ऐसा, यहां पे है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। शुरुआती दौर में आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने के बाद ये रहा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब देखो, रुक के थोड़ा शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो चीज ये है कि जब तक आप इस एक्टिवेटेड रीजन तक नहीं पहुंचेंगे, आप प्रोडक्ट में नहीं बदल सकते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता।
इस एक्टिवेटेड रीजन को कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब तक आप इस एक्टिवेटेड रीजन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। अब कहीं ये एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत काफी कम है, जैसे पेट्रोल को जलाने के लिए छोटा सा चिंगारी भी बहुत है, मतलब उसका एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम है, वो जलने लगता है। लेकिन कोयले को जलाने के लिए उसके कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, सही है। लकड़ी को जो सूखा हुआ ज्यादा नहीं है उसको और ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। अगर हम आपसे एक बात करें, एक लकड़ी को जलाना है और एक तो तुम्हारे कॉपी के एक पेज को जलाना है, आपको पता चल जाएगा कौन इजीली जलने वाला है। तो जो इजीली जलने वाला उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, लेकिन एनर्जी तो चाहिए। ना ही वो अपने से जलेगा, लकड़ी अपने से जलेगा, ना ही ये कागज का पीस जलेगा, आपको देना पड़ेगा, किसी में कम देना पड़े, किसी में ज्यादा देना पड़े, ठीक है। तो ये एनर्जी बैरियर का खेल होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में चाहिए होता है। अब यहां पे रुकिए और बातों को समझिए। इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको कोलिजन थ्योरी का एक रोल आपको प्ले करना पड़ेगा। कोलिजन थ्योरी, कोई भी रिएक्शन होने के लिए केमिकल काइनेटिक्स एक थ्योरी दिया, बोला कोलिजन थ्योरी। इसमें दो हिस्सा है। बोला आपका कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी बदलेगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करे, कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन हो, ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। कोलिजन थ्योरी देखो एकदम सिंपल चलता है। रिएक्टेंट टकराया, मॉलिक्यूलरिटी में भी देखे थे, रिएक्टेंट टकराया, पुराना बॉन्ड टूटा, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट बन गया। कोलिजन थ्योरी में दो पार्ट। कोलिजन थ्योरी का एक हिस्सा तुमको ये कहता है कि हर कोलिजन जो होता है वो प्रोडक्ट नहीं देता। अभी तुम इस रूम में सोचो ना, तुम्हारे इस रूम में नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, ठीक है, कार्बन भी मौजूद है, समथिंग बहुत सारा चीज मौजूद है, सल्फर भी मौजूद है। तो क्या सब रूम में जो गैसेस मौजूद है वो आपस में टकरा टकरा के प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं बन रहा है। कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इसका मतलब हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन में काउंट नहीं होता। तो फिर इफेक्टिव कोलिजन में कौन काउंट होता है? इफेक्टिव कोलिजन में काउंट होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। एक कहलाता है ओरिएंटेशन फैक्टर और एक कहलाता है एनर्जी फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है? ये वो चीज होता है जो तुमको एसेट 2 में बोला था कि बैक साइड से अटैक होगा तब प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये तुमको वो बताया था जो तुमको E2 में बोला था कि एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन ही होगा, याद आ रहा कुछ? ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको है ना कुछ चीजों को मतलब कलेक्ट करना पड़ेगा। इसको पढ़िएगा, इसको आइएगा, इसको पढ़िएगा, इसको आइएगा, इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो पहले है ना आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए, इसके बारे में कुछ आपको लिखा दे, फिर कोलिजन थ्योरी में आगे, ठीक है। लिखो थोड़ा, ये दोनों ग्राफ बनाए ना अभी, ठीक है, नीचे लिखना है। During progress of any reaction, for conversion of reactant to product, during progress of any reaction, comma, conversion of reactant into product, comma, there is some energy barrier, and to cross this energy barrier, some amount of energy is required. To cross this energy barrier, some amount of energy is required for reactant. This is called activation energy for forward direction. Some amount of energy is required for reactant
comma, this is called activation energy. Full stop. आगे लिखना. When reactant gains activation energy, when reactant gains activation energy, comma, it changes into activated complex. It changes into activated complex. It changes into activated complex, comma, having energy equals to threshold energy. Having energy equals to threshold energy. Having energy equals to threshold energy, and now it will be converted into product. And now it will be converted into product. And now it will be converted into product. ठीक है, सुनिए. अच्छा, कोलिजन थ्योरी के बारे में सुनिए. हम चीजों को समझा रहे हैं, लिखना पड़ेगा. बोले ना, ये कॉन्सेप्ट चलेगा, एक बढ़िया लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट चलेगा जिसमें थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, फिर अगले दिन एक डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स भी आएगा, सब कुछ आएगा. बहुत मतलब लास्ट है तो कुछ अच्छा होगा. कोलिजन थ्योरी तुमको ये बताया कि अगर आप चाहते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना पड़ेगा, कोलिजन को इफेक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा. हर कोलिजन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होता है वो प्रोडक्ट नहीं देता, क्योंकि हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है. तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है. एक ओरिएंटेशन फैक्टर और दूसरा एनर्जी फैक्टर. एक ओरिएंटेशन फैक्टर और दूसरा एनर्जी फैक्टर. अब ये एक एक करके क्या होता है, पहले यहां तक लिखो फिर आगे एक्सप्लेन करें. नीचे लिखो. कोलिजन थ्योरी लिखना, इसमें डैश देके. according to this theory, for conversion of reactant into product, comma, reactant molecules must collide with each other. Reactant molecules must collide with each other, comma, collision should be effective. Then only product will form. Paragraph change. All collisions between reactant molecules does not give product, comma, only effective collisions give product. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो. For any collision to be effective, there are two rules must be followed. फर्स्ट में लिखो एनर्जी फैक्टर, सेकंड में लिखो ओरिएंटेशन फैक्टर. एनर्जी फैक्टर एंड ओरिएंटेशन फैक्टर.
समझिए, मान लीजिए ये मेरे पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में टकरा के प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो सबसे पहला लाइन तो ये है, पूरा ऑर्गेनिक आप पढ़े हैं, ऑर्गेनिक से बढ़िया रिएक्शन मैकेनिज्म का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक पढ़ने में अगर हम तुमसे बोले कि लंबा चौड़ा जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप पढ़े हैं उसको केवल 2 स्टेप में बताइए, तो आपके पास 2 स्टेप है कि पहले स्टेप में पुराना बॉन्ड टूटता है और अगले स्टेप में नया बॉन्ड बनता है। अब इसके बीच में क्या होता है रिएक्शन के में, वहां का पोर्शन है, वहां है। पुराना बॉन्ड टूटना चाहिए तब नया बॉन्ड बनेगा। अगर पुराना बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो नया बॉन्ड बनेगा कैसे? बेसिक थीम यहां से निकलता है। अब पुराना बॉन्ड टूटने के लिए क्या है, मान लो जैसे मेरे पास ये 2 रिएक्टेंट है, ये 2 रिएक्टेंट आया आपस में टकराया, ऐसे धीरे से टकराया, तो कोलिजन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था कि बॉन्ड को तोड़ पाया दोनों का। ये ए रह गया, ये बी रह गया, टूटा ही नहीं। समझे? जब ये आपस में सफिशिएंटली हाई एनर्जी से टकराएगा तभी पुराना बॉन्ड टूटेगा। अब आप समझ रहे हैं सफिशिएंट हाई एनर्जी कैसे आता है? जब आप ये एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वहां का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थोड़ा हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। हाई एनर्जी लेवल में सब देखो, अभी अगर आप रूम का बात करो तो रूम में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में टकरा भी रहा है, लेकिन ना नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है ना ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है। तो जब बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है तो प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा। लेकिन यही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप 2000 केल्विन से ऊपर पे ले जाएंगे तो दोनों मिलकर NO गैस बनाता है। समझ गए? वो नाइट्रोजन रूम में, ऑक्सीजन रूम में है तो कोई रिएक्शन नहीं, और एक 2000 केल्विन से ऊपर जाकर रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि उतना हाई टेम्परेचर जो हम आपको बोल रहे हैं वो एक्चुअली आप एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एनर्जी देंगे, हाई एनर्जी। देखिए एक बार आया ऐसे धीरे से टकराया, रूम पे धीरे से ऐसे टक्कर हो रहा, कोई पुराना बॉन्ड टूट नहीं रहा है, नया बॉन्ड बन नहीं रहा। अब हाई एनर्जी 2000 केल्विन, दे कोलाइड विद वेरी हाई वेलोसिटी, और उस केस में दोनों का बॉन्ड टूट गया, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट गया, एटम्स बन गया, और एटम बना तो दोनों आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना। क्या समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं एनर्जी क्राइटेरिया। उसी एनर्जी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आप ये एनर्जी देते, नहीं तो किसी के पास उतना एनर्जी नहीं होता कि अपने से टकरा जाए, और टकरा तो जाए लेकिन अपने से है ना प्रोडक्ट बना दे। वो एनर्जी आपको देना पड़ता है, किसी में कम देना पड़ता है, किसी में ज्यादा देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी देखिए इसी का दूसरा पहलू, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता 2000 केल्विन के ऊपर, लेकिन यही हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लीजिए, H2+Cl2, तो लगभग है ना आपका 300 केल्विन के आसपास रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का चीज है जो नेचर में चलता है। तो पहला एनर्जी क्राइटेरिया, उस पे आप हम लिखा देंगे, अभी आप पढ़ रही है। फर्स्ट एनर्जी, सेकंड है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन फैक्टर कहता है कि देखिए खाली पुराना बॉन्ड टूटने से प्रोडक्ट नहीं मिल जाता है। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो जो प्रोडक्ट आपका डिजायर्ड है, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, नहीं बनेगा। देखिए जैसे मान लीजिए ए और बी का 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलके A2 और B2 बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम इसका 2 तरीके का कोलिजन आपके सामने हम दिखाते हैं। यहां देखिए, एक में क्या हुआ, ये AB और ये BA आपस में टकराया, ये आपस में टकराया, आपस में टकराया, ये पुराना बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बन गया। लेकिन नया बॉन्ड क्या प्रोडक्ट बन गया? कोई नया प्रोडक्ट आपके सामने मिल गया है? नहीं, स्टिल इट इज AB, स्टिल इट इज AB। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता कि A और B और A और B आपस में टकराता, ये बॉन्ड टूटता तो A और A मिलके A2 बन जाता और B और B मिलके B2 बन जाता। कोलिजन तो हो रहा है, आपके हाथ में भी नहीं है कि आप सबको एक एक लाइन से भेजिएगा, ऐसे ऐसे करके भेजिएगा। वहां नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहा है। नंबर ऑफ कोलिजन्स में अगर मान लो 100 ये है, 200 ये है, तो प्रोडक्ट तो यही 200 देगा, 100 वाला नहीं देगा। इवन वहां पे एनर्जी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा। क्या समझ पा रहे हो? तो 2 पॉसिबिलिटी एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, एक एनर्जी भी सेटिस्फाई होना चाहिए और दूसरा ओरिएंटेशन भी सेटिस्फाई।
अगर एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर दोनों सेटिस्फाई होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, और वैसे ही कोलिजन्स को आप इफेक्टिव कहेंगे। सर 100 कोलिजन हो रहा है, उसमें से 50 एनर्जी फैक्टर को सेटिस्फाई कर रहा है, 20 ओरिएंटेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और 30 है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोडक्ट कितना? 30। प्रोडक्ट 30। अकेले एनर्जी नहीं, अकेले ओरिएंटेशन नहीं, जब तक दोनों नहीं सेटिस्फाई करेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं। समझ गए? और वही 30 इफेक्टिव कोलिजन के कैटेगरी में आता है टू गिव प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है? लिखो नीचे एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर लिखना इसमें। reactant molecules which are colliding with each other, reactant molecules which are colliding with each other must have sufficient energy, so that breaking of old bond takes place, ठीक है? अगला लिखो ओरिएंटेशन फैक्टर। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखता या डैश करके लिखना। colliding molecules with satisfied energy factor, also have to satisfy colliding molecules will satisfy energy factor also have to satisfy proper orientation factor, to give product, ठीक है? अच्छा, ऊपर वाले एग्जांपल को प्रॉपर लिखने की एक प्रॉपर लिखना, improper orientation, and this one is proper orientation। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, नोट करो फटाफट। हो गया जी? एक ग्राफ ध्यान से देखना है यहाँ पे ग्राफ। इस वर्टिकल एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, और यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उनके एनर्जी को दिखा रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी, इनके बीच अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो दैट ग्राफ इज समवेयर लाइक दैट। ठीक है, मतलब इस एनर्जी वाला बहुत मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट ना? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ये मॉलिक्यूल्स है, लेकिन प्रोडक्ट तो वही देगा जिसका एनर्जी इससे बड़ा है। क्या बोलते हो?
इससे ऊपर एनर्जी नहीं है, तो जब वो आपस में शुरुआती दौर में टकराएगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा ही। इसी को तो आप थ्रेशोल्ड पढ़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। आपका बहुत सारा मॉलिक्यूल, लेकिन प्रोडक्ट कौन देगा, इफेक्टिव कोलिजन कौन बना सकता है, तो वो वही बना सकता है जिसका एनर्जी से ऊपर हो। तो देखो इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो आपको प्रोडक्ट देगा, ये प्रोडक्ट, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ molecules to give product. Fraction of molecules to give product, ठीक है। अब यहां से सुनो, समझो जरा ध्यान से। मान लो जैसे ये वाला ग्राफ बना है किसी टेम्परेचर T1 पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए फेमस जगह है ये एक T1 टेम्परेचर पे बना है। जैसे ही आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, केवल 10 डिग्री, 10 डिग्री, आपको हम पहले प्रैक्टिकल चीज पूछ लेते, देखिएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठंड में दही आपके घर में रखा हुआ है, ठीक है, और गर्मी में घर में आपका दही रखा है, किस केस में जल्दी खराब होता है या ज्यादा खट्टा हो जाता है, किस केस में? गर्मी। ठंड और गर्मी के बीच हम लोग का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता, 10, 15, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बात समझ गए, ठीक है। आप उसी 10 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज के कारण रेट दुगना हो जाता है, उसको आप सीखते। देखिए आप T1 टेम्परेचर पे एक ग्राफ बनाएं, जैसे ही आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाइएगा आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ है आपका T1 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपका ग्राफ ऐसा बनेगा तो आप देख रहे हो कि एरिया ऑलमोस्ट बिकम्स डबल। एरिया अगर डबल हो गया तो जो कोलिजन इफेक्टिव देने वाला मॉलिक्यूल्स का नंबर था वो भी डबल हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का अगर आप इंक्रीज कीजिएगा तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाता है। 10 डिग्री टेम्परेचर का इंक्रीज कीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, और उसका आंसर आपके सामने छिपा है, ठीक है। आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करके ग्राफ बनाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका इफेक्टिव कोलिजन देने का चांस है वो लगभग डबल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो बिकम्स डबल। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कोई तुमसे बोलेगा कि देखो जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई रेट ऑफ रिएक्शन है समथिंग x, तो बताओ 40 डिग्री पे कितना होगा, तो 10 से 20 गया x बिकम्स 2x, 20 से 30 गया 2x बिकम्स 4x, और 30 से 40 गया 4x बिकम्स 8x, 8 गुना रेट रिएक्शन बढ़ता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ग्राफ बनाओ, नीचे स्टेटमेंट लिखा है। वर्टिकल एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एनर्जी है, यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहाँ लिखा हुआ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू गिव प्रोडक्ट T1 प्लस 10। Okay. नीचे लिखो स्टेटमेंट। when temperature of reaction increases by 10 degree, when temperature of reaction is increases by 10 degree, then fraction of molecules which gives product
becomes double, then fraction of molecules which gives product becomes double. So rate of reaction also becomes double. So rate of reaction also becomes double. Rate of reaction also becomes double. ठीक है, देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स में हम इसका यूज ऐसे देखे हैं कि वो लोग है ना रूम टेम्परेचर इन सब का ध्यान नहीं रखता, लेकिन थ्योरी के अगर बहुत डीप में जाइएगा तो ये कॉन्सेप्ट रूम टेम्परेचर के आसपास ही काम करता है। कोई क्वेश्चन ऐसा भी दिखा है कि वो है ना 10 डिग्री से सीधा पूछता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो अब 80 रूम टेम्परेचर नहीं, लेकिन फिर भी वहां का आंसर मैच इसी कॉन्सेप्ट से करता है। ठीक है, ये थ्योरी जनरली रूम टेम्परेचर के आसपास एप्लीकेबल होता है। जिस रूम टेम्परेचर पे हम लोग रह पाते हैं उस थ्योरी के आसपास ये 2 वाला कॉन्सेप्ट काम करता है कि T+10 करोगे रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, लेकिन कभी-कभी बड़े क्वेश्चंस में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल एनालिसिस फंडामेंटल सब दे दिया गया। अगले दिन इसका मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे, रेट कांस्टेंट का वैल्यू k का टेंपरेचर डिपेंडेंट इक्वेशन, वहां से मैथमेटिकली भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हैं, अगले दिन इससे आगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कुछ दे रहे हैं उसको टिक करो, इतना बना के आना।